मूवी के स्टार्ट में हम एक शिप को देखते हैं जो समुद्र में आए तूफान में फंस गया था। इस शिप में बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था। ये लोग अपने शिप को इस तूफान से नहीं बचा पाते, जिस वजह से इनका शिप यहाँ डूब जाता है। अगली सुबह हम सारे बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स को एक आइलैंड पर देखते हैं। इनका शिप कल रात डूब गया था, इसीलिए ये सब इस आइलैंड पर आ गए थे। आइलैंड पर इन्हें कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है। इस आइलैंड पर इनका कॉम्पास भी काम नहीं कर रहा था। एक स्टूडेंट को यहाँ कुछ अंडे दिखाई देते हैं। स्टूडेंट अंडे को देख रहा था कि तभी एक क्रोकोडाइल आकर इस पर हमला करता है और इसके हाथ को काट देता है। यहाँ पर ढेर सारे क्रोकोडाइल आ गए थे जो इन स्टूडेंट्स पर हमला करते हैं। स्टूडेंट्स खुद को बचाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ मार देते हैं। तभी यहाँ एक जायंट क्रोकोडाइल आता है जो छोटे छोटे क्रोकोडाइल को दूर भगाकर बचे हुए स्टूडेंट्स के ऊपर भी हमला करता है। इसके बाद ये सीन यहीं से कट होता है और हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पर कुछ बच्चे को देखते हैं जो खेल रहे होते हैं। एक लड़का फुटबॉल को दूर फेंक देता है। दूसरा लड़का जब इस फुटबॉल को लेने आता है तो ये सामने एक क्रोकोडाइल को देखता है। क्रोकोडाइल को देख लड़का काफी डर जाता है। तभी यहाँ गांव के कुछ लोग आते हैं जो इस क्रोकोडाइल को मार देते हैं। गांव में मौजूद हुआंग नाम का एक आदमी लोगों को बताता है कि ये क्रोकोडाइल हेल आइलैंड से आया है, लेकिन गांव के लोग हुआंग की बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि हुआंग इन्हें जिस आइलैंड के बारे में बता रहा था वो आइलैंड यहाँ से सैकड़ों मील दूर था और इतनी दूर से किसी क्रोकोडाइल का यहाँ आना इम्पॉसिबल था। गाँव के लोग हुआंग की बातों पर यकीन नहीं करते और सब यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम हुआंग को देखते हैं जो अपने काम पर जा रहा था। हुआंग जब अपने ऑफिस में आता है तब इसके ऑफिस में एक आदमी पहले से ही बैठा होता है। इस आदमी का नाम पेंग था। पेंग हुआंग को ढेर सारे पैसे दिखाता है। दरअसल हुआंग पहले एक फेमस बायोलॉजिस्ट एंड ट्रेवलर हुआ करता था। हुआंग इन पैसों पर ध्यान नहीं देता। पेंग की बॉस मिंजू हुआंग से कहती है कि मेरा भाई और उसके टीम के लोग 3 दिन से लापता हैं और उनकी लास्ट लोकेशन हमने हेल आइलैंड पर देखी थी। पेंग कहता है कि तुम हेल आइलैंड पर 2 बार जा चुके हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उन लोगों को ढूंढने में हमारी मदद करो, जिसके बदले हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देंगे। हुआंग इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मिंजू कहती है कि मेरा भाई एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट है और मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ भी एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट थी। दरअसल कुछ साल पहले हुआंग की वाइफ हेल आइलैंड पर अपने रिसर्च के लिए गई थी, लेकिन वो वहाँ मारी गई। मिंजू को लगता है कि हुआंग उसकी मदद नहीं करेगा, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हुआंग इसे आवाज लगाता है और कहता है कि ये इसके साथ चलने के लिए तैयार है। इसके बाद ये सब लोग प्लेन से हेल आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। आइलैंड पर आकर ये लोग अपनी गन्स को रेडी करते हैं और ये ड्रोन की मदद से उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। ड्रोन से इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कुछ समय बाद ये सब आइलैंड के किनारे आते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के ऊपर क्रोकोडाइल ने हमला किया था। इस जगह को देख ये सारे डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ खून के धब्बे भरे थे। मिंजू के गार्ड इस जगह को चेक करने जाते हैं। एक गार्ड को यहाँ फटा हुआ कपड़ा मिलता है। मिंजू कपड़े को देख रही थी कि तभी एक गार्ड कहता है कि यहाँ पर एक गुफा भी है। सब लोग गुफा के अंदर चेक करने आते हैं। तभी अचानक मंजू के सामने किसी इंसान की डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर ये डर जाती है। ये डेड बॉडी किसी बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स की थी। हुआंग देखता है कि इस डेड बॉडी के अंदर से एक लीच निकल रही है। ये लोग इस चीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। आगे इन्हें पता चलता है कि इस गुफा में बहुत सारे लीच हैं। तभी अचानक से वो लीच इसके ऊपर गिरने लगती है। ये लोग खुद को बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। हुआंग आग की मदद से लीच को दूर करता है। ये लोग किसी तरह से गुफा से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर ये देखते हैं कि लीच कुछ लोगों की बॉडी के अंदर घुस गए थे। हुआंग लीच को इन लोगों की बॉडी से निकालता है। इन लोगों को यहाँ किसी बड़े क्रोकोडाइल के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। इतने बड़े निशान को देख हुआंग कहता है कि इस आइलैंड पर इतने बड़े क्रोकोडाइल नहीं थे। ये निशान जरूर किसी म्यूटेड क्रोकोडाइल के हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर एक लैब थी। हो सकता है कि साइंटिस्ट ने यहाँ किसी क्रोकोडाइल पर कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, जिस वजह से वो क्रोकोडाइल इतना बड़ा हो गया। ये सब आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आने पर हुआंग को एक वॉलेट मिलता है। ये वॉलेट मिंजू के भाई का था। अपने भाई की फोटोज देख मिंजू काफी दुखी होती है। हुआंग को यहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि एक आदमी खुद को क्रोकोडाइल से बचा रहा था। तभी यहाँ हुआंग और बाकी के लोग आते हैं। ये लोग क्रोकोडाइल को शूट करके उसे मार देते हैं। ये लोग इस आदमी को ऊपर खींचते हैं। मिंजू इस आदमी से अपने भाई के बारे में पूछती है, लेकिन आदमी इतना डरा हुआ था कि इन्हें कुछ भी नहीं बताता और बेहोश हो जाता है। अब रात हो चुकी थी। ये लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। मिंजू और हुआंग यहाँ एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी उस आदमी को होश आ जाता है। मिंजू इससे दोबारा से अपने भाई के बारे में पूछती है, लेकिन इस आदमी को ज्यादा कुछ याद नहीं होता और ये बताता है कि वो लोग साउथ की तरफ गए हैं। मिंजू को लग रहा था कि शायद ये आदमी इसके भाई के ग्रुप के साथ यहाँ आया था, इसीलिए ये इसके बात पर यकीन कर लेती है। अगली सुबह ये सब साउथ की ओर जाने लगते हैं। जाते समय रास्ते में कोई चीज इस पर अटैक करती है। दरअसल ये मैन ईटिंग प्लांट्स थे। प्लांट को देख हुआंग जल्दी से इन सबको काट देता है और गार्ड को बचा लेता है। हुआंग कहता है कि ये प्लांट तो केवल अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर कैसे
कैसे आ गए। पेंग को यहाँ कटा हुआ सिर मिलता है जिसे देखकर ये सब डर जाते हैं। सब लोग जब इस जगह को चेक करते हैं तो इन्हें यहाँ ढेर सारी डेड बॉडीज मिलती है। हुआंग कहता है कि ये बॉडीज किसी अलग ग्रुप के लोगों की है जिसे एक बड़े से क्रोकोडाइल ने मारा है। हुआंग मिंजू से कहता है कि इतने सारे डेड बॉडीज को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भाई जिंदा होगा। हुआंग सबको यहाँ से वापस चलने के लिए कहता है। मिंजू के गार्ड भी अब आगे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मिंजू कहती है कि मैं अपने भाई को यहाँ से ढूंढ कर ही जाऊंगी, और ये कहकर मिंजू आगे बढ़ने लगती है। मिंजू को आगे जाता देख सब लोग इसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ दूर आने पर इन्हें एक एलिवेटर दिखता है जो कि जंगल के बीच में था। हुआंग उस जख्मी आदमी और एक गार्ड को लेकर अंदर चेक करने जाता है। अंदर इन्हें कोई भी नजर नहीं आता। ये जगह एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाई गई थी। इनको यहाँ एक कमरे में आवाज सुनाई देती है। दरअसल कोई लड़की इनसे हेल्प मांग रही थी। हुआंग जब कमरे में आता है तब ये यहाँ एक लड़की को देखता है। ये लड़की एकदम शांत खड़ी थी। गार्ड जब लड़की के पास आता है तो देखता है कि ये लड़की तो मर चुकी है। गार्ड को यहाँ कुछ बग दिखाई देते हैं जो इंसान की तरह बोल सकते थे। ये बग गार्ड पर हमला करते हैं जिस वजह से गार्ड यहाँ घायल हो जाता है। गार्ड हुआंग और उस जख्मी आदमी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इनके यहाँ से जाते ही गार्ड ग्रेनाइट ब्लास्ट करके खुद को उन बग के साथ यहाँ मार देता है। बाहर हम मिंजू को देखते हैं जिसे कुछ आवाज सुनाई देती है। एक गार्ड जब चेक करने जाता है तो इसे यहाँ क्रोकोडाइल के छोटे बच्चे दिखते हैं, लेकिन तभी यहाँ जाइंट क्रोकोडाइल आ जाता है जो गार्ड पर हमला करके इससे निगल जाता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देख सब डर जाते हैं और यहाँ से भागते हैं। ये लोग क्रोकोडाइल को शूट करते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और ये इनका पीछा करता है। उधर हम हुआंग और उस आदमी को देखते हैं जो एक लैब वाली एरिया में पहुंचे थे। जख्मी आदमी जब यहाँ चेक करने आता है तो इसे यहाँ एक कैमरा मिलता है। ये कैमरा एक डॉक्टर का था। डॉक्टर कह रही थी कि इन्होंने अपने लैब में एक मॉन्स्टर क्रोकोडाइल को क्रिएट किया है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वो क्रोकोडाइल डॉक्टर को भी मार देता है। वीडियो देख ये आदमी काफी खुश होता है। ये आदमी लैब का सारा डेटा कॉपी करने लगता है। उधर हुआंग एक दीवार पर उस आदमी की फोटो देखता है जो इन्हें जंगल में मिला था। हुआंग इस आदमी के पास आकर इसे पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि ये आदमी एक डॉक्टर के साथ फोटो में था। ये आदमी हुआंग को अपनी सच्चाई बताता है और कहता है कि ये लैब इसी की है। ये लोग यहाँ क्रोकोडाइल के ब्लड प्रोटीन से एंटी कैंसर मेडिसिन बना रहे थे ताकि ये किसी भी तरह के कैंसर को ठीक कर सके। ये आदमी कहता है कि इनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए तुम मेरे साथ हो आओ, हम लोग मिलकर इस लैब को चलाएंगे। ये आदमी हुआंग को उस बड़े क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए कहता है। हुआंग को ये आदमी ठीक नहीं लगता, इसीलिए ये इसकी बात नहीं मानता और इसे सरेंडर करने के लिए कहता है। ये आदमी चालाकी से हुआंग पर हमला करता है और यहाँ पर एक ट्रैकुलाइजर से इस पर शूट करता है। ट्रैकुलाइजर लगने से हुआंग यहाँ बेहोश हो जाता है। उधर हम उन तीनों को देखते हैं जो क्रोकोडाइल से बचने के लिए एक जगह पर छिपे हुए थे। मिंजू के गार्ड को अब केवल खुद की फिक्र थी, इसीलिए ये पेंग को गोली मारकर यहाँ से भाग जाता है। इन दोनों के सामने एक क्रोकोडाइल आ गया था। क्रोकोडाइल इस पर अटैक करता है कि तभी कोई आकर यहाँ धुआं करता है। धुएं से क्रोकोडाइल इसे नहीं देख पाता और यहाँ से चला जाता है। मिंजू देखती है कि यहाँ इसका भाई जी हाउ होता है। अपने भाई को देखकर मिंजू काफी खुश होती है। तभी यहाँ वही लैब का ऑनर आता है जो इस पर गन पॉइंट कर लेता है। ये आदमी इन तीनों को बांधकर एक जगह पर लटकाता है। दरअसल ये आदमी इसका इस्तेमाल करके उस बड़े से क्रोकोडाइल को पकड़ना चाहता था। कुछ समय बाद क्रोकोडाइल यहाँ आता है और इन्हें खाने की कोशिश करता है। वो आदमी क्रोकोडाइल पर ट्रैकुलाइजर से हमला करता है जिस वजह से क्रोकोडाइल यहाँ बेहोश हो जाता है और वो आदमी इन तीनों को छोड़ देता है और ये खुद क्रोकोडाइल के पास आकर इसकी बॉडी से ब्लड निकालने लगता है। ब्लड निकालते समय यहाँ क्रोकोडाइल को होश आ जाता है और ये इस आदमी को उठाकर दूर फेंकता है। एक लकड़ी इस आदमी के बॉडी के पार हो जाती है जिस वजह से ये आदमी यहाँ मारा जाता है। वो क्रोकोडाइल अब इन तीनों के पीछे पड़ जाता है। तभी यहाँ हुआंग आता है और ये क्रोकोडाइल पर क्रॉसबो से हमला करता है। क्रॉसबो से क्रोकोडाइल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये मिंजू को लेकर पानी में कूद जाता है। जी हाउ मिंजू को बचाने चाहता है लेकिन हुआंग इसे रोकता है क्योंकि इससे जी हाउ की जान भी जा सकती थी। उधर हम मिंजू को देखते हैं जिसे होश आता है। मिंजू अपने आप ढेर सारे डेड बॉडीज को देखती है और देखती है कि ये गुफा में है। मिंजू को यहाँ इसका एक गार्ड भी दिखता है जो कि मरा पड़ा था। मिंजू इसका ब्लूटूथ लेकर हुआंग से बात करती है। तभी वो क्रोकोडाइल यहाँ आने लगता है जिसे देख मिंजू शांत हो जाती है। क्रोकोडाइल के जाने के बाद मिंजू दोबारा से उनसे बात करती है और ये इन्हें अपने लोकेशन के बारे में बताती है। हुआंग इन दोनों को लैब में लेकर आता है और ये यहाँ से गन, ग्रेनाइट और ढेर सारे फ्यूल्स लेते हैं।
ये लोग एक बोट के जरिए क्रोकोडाइल की गुफा की ओर जाते हैं। इन्हें गुफा दिख जाती है। ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा में इन्हें क्रोकोडाइल दिख जाता है जो कि यहाँ सो रहा था। हुआंग क्रोकोडाइल को उठाकर इसका ध्यान अपनी तरफ करता है। इधर जीहाओ मिंजू के पास जाता है। जीहाओ मिंजू को लेकर निकलने वाला था कि तभी यहाँ क्रोकोडाइल आ जाता है। क्रोकोडाइल इन्हें मार नहीं पाता क्योंकि ये जगह काफी सकरी थी। ये लोग इस गुफा से बाहर निकलते हैं। ये लोग बोट के जरिए यहाँ से भाग रहे थे कि तभी ये क्रोकोडाइल आगे से इन पर अटैक करता है। इनकी बोट यहाँ स्टार्ट नहीं होती। क्रोकोडाइल बोट पर हमला करता है। उससे पहले ही ये लोग पानी में कूद जाते हैं। हुआंग क्रोकोडाइल से लड़ता है। ये सभी के साथ एक जगह पर आता है जहाँ पर इन्होंने फ्यूल्स को इकट्ठा किया था। क्रोकोडाइल इन पर अटैक करता है। ये लोग यहाँ से हट जाते हैं। क्रोकोडाइल पहाड़ी से लटक जाता है लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से नीचे गिर जाता है। हुआंग ग्रेनाइट नीचे गिराकर फ्यूल्स में ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट होने से क्रोकोडाइल जलने लगता है। तभी वो जलते हुए इन पर हमला करता है लेकिन हुआंग इसकी आंखों में तीर मारता है जिस वजह से क्रोकोडाइल नीचे गिरता है और मारा जाता है। अब ये लोग क्रोकोडाइल से जिंदा बच गए थे। कुछ समय बाद यहाँ मिंजू की टीम आती है जो इन्हें आइलैंड से ले जाती है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।